जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2010 के वीडियो डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ज्योग्राफिक एरिया विथ एन अल्टीट्यूड ऑफ 400 मीटर्स। ठीक है, तो इसकी हाइट बताइए यहाँ पे, हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है, एंड रेनफॉल की यहाँ पे बात कर रखी है। देखिए 51 85 mm, फिर 188 158 इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें इतना तो पता चल रहा है कि टेम्परेचर जो है 20 से 30 डिग्री के बीच में है। मतलब ये ज़्यादा कोल्ड प्लेस तो है नहीं और ज़्यादा हॉट प्लेस भी नहीं है। मतलब टेम्परेट जो क्लाइमेट होना और जो डेजर्ट क्लाइमेट होना, ये तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए हमें क्या पता चल रहा है कि बारिश हर मंथ में हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जून जुलाई अगस्त सितंबर में हो रही है, तो ये मॉनसून क्लाइमेट हमें समझ आ जाता। बट यहाँ पे हर मंथ बारिश हो रही है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। चलो ऑप्शन देखते हैं कि इफ दिस जोग्राफिकल एरिया वेयर हैव टू अ नेचुरल फॉरेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली। ठीक है, टेम्परेट हमारा हट गया है। ठीक है, टेम्परेट यहाँ पे भी हट गया है। अब क्या देखिए बचा, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एंड यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो हर एक चीज़ एग्जामिनर देता है ना, देखिए अल्टीट्यूड कितना दिया है 400 मीटर। और भाई 400 मीटर के कौन से यहाँ पे जो है माउंटेन्स है गए, समझ रहे हो आप। तो ये माउंटेन यहाँ से वो 400 मीटर से हटा दिया, फिर हमने टेम्परेचर देख के टेम्परेट हटा दिया, बचा क्या डी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे एवरेज रेनफॉल देखिए 200 सेंटीमीटर के करीब होता है। ठीक है, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का कुछ टेम्परेचर होता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, वेस्टर्न घाट्स में हो गया, अंडमान एंड निकोबार में हो गया। ठीक है, फिर कुछ प्लांट है जैसे कि रोजवुड, महागोनी, इबोनी, रबर। ठीक है, ये हमारे NCERT में सारे डिटेल में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं हमारे वेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो यहाँ पे नेक्स्ट है टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, देखिए ये सारा जो है ना एज इट इज़ हमारे NCERT में बहुत अच्छे से दे रखे हैं कि कौन से प्लांट कहाँ होते हैं। अब देखिए टेम्परेट फॉरेस्ट में यहाँ पे आता है दोस्त ओक, ठीक है, मैपल, जूनिफर, डियोदार, ठीक है, देवदार जो भी है। ठीक है, अब ये टेम्परेट फॉरेस्ट नाम से पता चल रहा है हिमालयाज और नीलगिरी के हायर रेंज पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ये कहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स में प्लस वेस्टर्न घाट्स में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों रोडोडेंड्रॉन आ जाता है। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन, सैंडल, ऑलिव, ठीक है, पोमोग्रेनेट, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा बचा टेम्परेट कोनीफरस फॉरेस्ट। ये हायर जो एरियाज़ है, ठीक है, अल्टीट्यूड के, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट, कोनीफरस फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब आगे चल के जब भी आप अपना बेसिक पढ़ोगे ज्योग्राफी, जहाँ पे वेजिटेशन वाला पार्ट आएगा, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, इफ अ पोटैटो इज प्लेस ऑन अ प्योर पेपर प्लेट विच वाइट एंड अनप्रिंटेड एंड पुट इन अ माइक्रोवेव ओवन। मतलब पोटैटो जो है उसे पेपर प्लेट पे रख के, ठीक है, वाइट एंड अनप्रिंटेड, विच इज़ वाइट एंड अनप्रिंटेड पेपर प्लेट, और माइक्रोवेव ओवन में अगर हम रख देंगे तो पोटैटो हीट्स अप बट द पेपर प्लेट डज नॉट। ये क्यों होता है, तो पोटैटो ही क्यों गर्म होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप मैकेनिज्म यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारे माइक्रोवेव्स होती है, ठीक है, जो माइक्रोवेव ओवन में जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो माइक्रोवेव होता है, ठीक है, ये वेव्स जो है जिन सब्सटेंस में वाटर होता है ना, इसके ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, और जिसमें वाटर नहीं होता इससे ये कोई चीज़ नहीं करता। अब जहाँ पे वाटर होगा इसे ये हीट अप करेगा दोस्तों। ठीक है, और टेम्परेचर इसका राइज होगा। इसमें कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका जो एक प्रिंसिपल है वो है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि माइक्रोवेव में वही चीज़ गर्म होती है जिसमें वाटर का लेवल थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पेपर प्लेट है इसमें तो वाटर होता नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या गया, पोटैटो कंटेन्स वाटर वेयर एज पेपर प्लेट डज नॉट कंटेन वाटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ग्लास वाले जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, पेपर से रिलेटेड, प्लस जो प्लास्टिक वाले होते हैं, ये देखिए दोस्तों एब्जॉर्व नहीं करते हैं माइक्रोवेव्स को। ठीक है, इसलिए इसे एज अ यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं। तो ये अंदर वाली चीज़ गर्म हो जाती है बट बाहर वाली चीज़ गर्म नहीं होती है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, ठीक है, पोटैटो इज मेड अप ऑफ स्टार्च, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और पोटैटो ट्रांसमिट माइक्रोवेव्स रिफ्लेक्ट नहीं, और लास्ट में ये फ्रेश और ये डेड होता है, ये भी कुछ नहीं है। तो सिंपल एक कंसेप्ट है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये बिना क्वेश्चन पढ़े हमें मतलब पता ही होगा। अगर 11 12 में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो अभी पता चल गया। आगे चल के अगर ऐसा कुछ आता है
तो हम ईजिली यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फुलफिल्ड बाय नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें देखिए किसे किसे यहाँ पे बेनिफिट होता है, तो विडोज़ जो है, जो ओल्ड पीपल है, ओल्डीज, ठीक है, दिव्यांग लोग, फैमिली को बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये जो स्कीम है, ठीक है, विडोज़ के लिए अलग है, नेशनल इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा स्कीम। तो ये 5 इसके अंदर फ्लैगशिप स्कीम है जो कि आती है हमारे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ये प्रोग्राम जो है 1995 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। और ये सारा देखिए दोस्तों सोशल असिस्टेंस, जो हमारे सोशल प्रिंसिपल्स है ना, इनसे रिलेटेड। सबसे पहले तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटी हटाइए, क्योंकि ड्यूटी इंडिविजुअल होती है, सरकार कोई ड्यूटी केस में ये नहीं कर सकता। तो सेकंड तो हटा ही दीजिए, जैसे सेकंड हटाया ना हमने, बचा क्या, 1, 3, 1 एंड 3, ठीक है। अब देखिए ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें मेंशन है, ये हमारे डीपीएसपी से डिराइव्ड है दोस्तों। इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट होता तो हर किसी को मिलता, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है अंडर आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टेट हैज़ टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू सिटीजन इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, ये सब चीज़ें। तो ये आर्टिकल 41 के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोबारा से देखिए 2011 में हमने क्वेश्चन देखा था अल नीनो ला नीना वाला, अब दोबारा से आ गया। अ न्यू टाइप ऑफ अल नीनो कॉल्ड एज अल नीनो मोडुकी अपीयर्ड इन न्यूज़ इन दिस कंटेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, नॉर्मल अल नीनो फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन वेर एज अल नीनो मोडुकी फॉर्म्स इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल अल नीनो रिजल्ट्स इन डिमिनिश हरिकेन इन अटलांटिक ओशन बट अल नीनो मोडुकी रिजल्ट इन ग्रेटर नंबर ऑफ, क्या है, ग्रेटर नंबर ऑफ यहाँ पे हरिकेन्स विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है कि अल नीनो की वजह से जो हरिकेन से अटलांटिक ओशन में कम हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं, ठीक है। और अल नीनो मोडुकी की वजह से इनका नंबर बढ़ जाता है। पर यहाँ पे जो ट्रैप है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, नॉर्मल अल नीनो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में नहीं होता है दोस्तों, ये होता है ईस्ट एंड वेस्ट पैसिफिक वाले रीजन में, ये पूरा जो है साइकिल यहाँ पे चलता है, ठीक है। और अल नीनो मोडुकी है जो, ये ईस्टर्न पैसिफिक में नहीं चलता दोस्तों, ये सेंट्रल पैसिफिक में होता है, ठीक है। अल नीनो मोडुकी में क्या होता है कि जो हमारा ला नीना के जो भी कंसेप्ट है, जो बारिश होती है ना, वो मतलब पूरा जो सिस्टम है शिफ्ट हो जाता है सेंट्रल पैसिफिक में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है सेंट्रल पैसिफिक वाले रीजन में। तो ये आप याद रखेंगे। पहले जो बोला मैंने वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, अभी समझिए कि अल नीनो मोडुकी जो है ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश कराता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ट्रैप क्या हुआ है, जो कि 2011 में भी रिपीट किया था, कि लोकेशन यहाँ पे चेंज कर दी कि नॉर्मल अल नीनो जो है सेंट्रल पैसिफिक में नहीं, ये सेंट्रल पैसिफिक में होता है अल नीनो मोडुकी। जो हमारा नॉर्मल अल नीनो कहाँ होता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक में। तो ये गलत हो गया, सेकंड हमारा सही है। आंसर आ गया हमारा 2 ओनली। तो यही हमें इस क्वेश्चन से पर्टिकुलरली जानना था कि कैसे लोकेशन स्वैप यहाँ पे हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मोन 863 इज़ अ वेराइटी ऑफ मेज, ये न्यूज़ में थी, क्या है भाई, उस साल न्यूज़ में होगी 2011 में। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी विच इज़ अ पेस्ट रेजिस्टेंस। तो ये मेज़ की वेराइटी है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब देखिए यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ मेज़ पूछ लिया, एक बारी जीएम मस्टर्ड पूछ लिया, एक बारी बीटी ब्रिंजल पूछ लिया, ठीक है, एक बारी बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 बीटी कॉटन पूछ लिया। तो समझ रहे हो आप, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पेपर थे ना दोस्तों 2009-10, यहाँ पे CSAT के भी क्वेश्चन थे जो कि हम यहाँ पे GS में नहीं कवर कराएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और यहाँ पे टोटल कुछ 120 के करीब भी क्वेश्चन थे। अगला क्या कह रहा है, देखिए ओशन सैट इज लॉन्च बाय इंडिया हेल्प्स इन। ओशन सैट, ठीक है, ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। 2019 में हमने रिमोट सेंसिंग वाला एक क्वेश्चन देखा था, 2012 में हमने एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसके एप्लीकेशन वाला भी क्वेश्चन देखा था, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि मॉनिटरिंग द पॉल्यूशन ऑफ कोस्टल वाटर, ऑनसेट ऑफ मानसून प्रेडिक्ट करना एंड एस्टिमेट करना, वाटर वेपर कंटेन इन एटमॉस्फेयर। तीनों के तीनों यहाँ पे सही है, कोई भी हमें जो है यहाँ पे ट्रैप है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है
जो कि ओशनोग्राफिक, कोस्टल और ये सारे डेटा हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। यार ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, ऐसे क्वेश्चन में डी मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। देखिए दोबारा से आ गया भाई, दोबारा से आ गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है दोस्तों? इसमें देखिए बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन विच इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है ये अच्छा खासा होता है गोल्डन राइस में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट क्वालिफाइज द गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी बता दिया आपको कि डी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इट इज़ अ मॉडिफाइड जीन कॉज फोर्टिफिकेशन विद विटामिन डी। नहीं, मॉडिफाइड जीन कॉजेज द सिंथेसिस ऑफ ऑल, देखिए ये वर्ड्स पकड़िए, ऑल नहीं यार। अ ग्रेन्स कंटेन प्रो विटामिन ए विच इज़ अपॉन इंजेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए इन द ह्यूमन बॉडी। ये हमारा सही है। फोर्टिफाइड विथ जीन्स टू प्रोवाइड 3 times हायर ग्रेन, नहीं। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जो भी क्रॉप है, बीटी ब्रिंजल, जीएम मस्टर्ड, उसके बाद बीटी कॉटन, उनका मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। सॉइल बैक्टीरियम है या कौन सा चीज़, कौन से कहाँ से जीन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए गोल्डन राइस में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर वन लाइन में हमें पता है गोल्डन राइस के बारे में तो हम ईजिली इसे जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर ऑफ, ठीक है। तो ये जो एडवाइस वाला प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 143 यहाँ पे पूछा है, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या खुद से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे जो एडवाइस दे सकता है? नहीं यार, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब वो सीक करेगा, ओनली इफ ही सीक सच एन एडवाइस। अब देखिए ये कह रहा है कि खुद से दे सकता है, और अगर वो सीक करेगा तो 1 और 2 तो कभी साथ में जा ही नहीं सकते। देखिए हट गया, देखिए ऑप्शन का पैटर्न भी एनालाइज करिए, ठीक है। अब क्या बचा? 1, 2 और 3, मतलब कोई एक ही सही है तीनों में से। ओनली इफ द मैटर इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, क्या बात कर रहे हो यार? डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक करते हैं ऐसी एडवाइस को तो अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो है उन्हें एडवाइस देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब ये सीक करते हैं एडवाइस? जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, ठीक है, या फिर फैक्ट ऑफ कोई पब्लिक इंपॉर्टेंट का फैक्ट होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देता है ये एडवाइजरी होती है दोस्तों, ये कोई यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं। इट इज़ डिस्क्रिशनरी, वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों? 2 ओनली। तो देखिए कितना अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरिनेशन इज अ प्रोसेस यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। याद करिए वो यूवी वाला क्वेश्चन हमने देखा था, यूवी फिल्टर्स वाला, ठीक है। याद करिए 2013 या 14 में देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लोरिनेशन ये प्रोसेस यूज होती है फॉर डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज मेनली ड्यू टू। तो जो डिसइंफेक्टिंग एक्शन है ये किस वजह से? मेनली ड्यू टू व्हाट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कोर हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ सीधा आंसर कि फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है इसके वजह से जो है यहाँ पे डिसइंफेक्शन की प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। ये क्लोरीन जो है ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें ख़त्म कर देता है, उनके सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके। तो याद रखिएगा ये है क्लोरीन की प्रॉपर्टी। फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन भी नहीं, यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब से जो है हमें बचाता है। तो ये क्या है? वाटर प्योरिफिकेशन का एक मेथड, क्लोरीन डाल दो, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों ये बैक्टीरिया एंड वायरस के अगेंस्ट में कारगर साबित है, बट जो प्रोटोजोआस होते हैं, ठीक है, मच्छर हमारे प्रोटोजोआ सिस्ट, इनके अगेंस्ट में ये कारगर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इतना इफेक्टिव नहीं है। और ये जो है सारे वाटर बॉर्न डिसीज़ के लिए जो है ये यूज़ नहीं हो सकता, कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट ऑल द वाटर बॉर्न पैथोजेंस, ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ अभी हमने देखा। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखिए विथ रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। लोक अदालत के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? अब 4 स्टेटमेंट है, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट गलत, ये तो छोड़ दीजिए। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ईदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। नहीं यार, यहाँ पे तो सोशल वर्कर भी होते हैं, सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर नहीं। इट कैन डील विद अ मैटर ऑफ सिविल एंड नॉट क्रिमिनल नेचर। नहीं, सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों चीज़ें देखते हैं। अब देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने 2017 में देखा था, ग्राम न्यायालय वाला, 2016-17 में ग्राम न्यायालय, कि ये सिविल और क्रिमिनल नहीं देखता, ऐसा कुछ तो बोला था। यहाँ पे भी सेम ही ट्रैप है।
तो सिविल क्रिमिनल दोनों देख सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट, लोक अदालत हैव ज्यूरिसडिक्शन टू सेटल द मैटर एट प्री लिटिगेटिव स्टेज एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। तो ये भी गलत है दोस्तों, तो ये नॉट जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉट डाल दिया, यहाँ पे नॉट डाल दिया, यहाँ पे नॉट डाल दिया, तीनों जगह पे नॉट डाल के यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, ठीक है। तो ये जो है ना दोस्तों हमारा लोक अदालत ये तीनों चीज़ें कर सकता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे करेक्ट वाला वर्जन भी इसका देखा है। यहाँ पे देखिए नालसा एक बना था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आर्टिकल 39A जो है हमारा फ्री लीगल जस्टिस एड, ठीक है, इससे रिलेटेड ये काम करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, नन इज़ करेक्ट, ठीक है, तीनों यहाँ पे गलत है। आई होप ये सारा जो है आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिए वही यहाँ पे उस टाइम की टेक्नोलॉजी आ गई, देखिए कॉर्डलेस फ़ोन, माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई डिवाइस एंड ब्लूटूथ डिवाइस, कि कौन जो है ऑपरेट करता है इस फ्रीक्वेंसी पे। आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है। कोई हमें जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किसका कितना फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल नहीं याद करना है, ठीक है, कि ब्लूटूथ का कितना है, वाईफाई का कितना है, माइक्रोवेव ओवन का कितना है, ठीक है, और हमारा जो लास्ट बचा वाईफाई डिवाइस का कितना है। नो नीड, ठीक है, क्योंकि वैसे ही हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो ये इतना रिलेवेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है दो कॉफ़ी एंड टी बोथ आर कल्टिवेटेड ऑन हिल्स, देर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम रिगार्डिंग देयर कल्टिवेशन, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस। क्या डिफरेंस है ऐसा है पूछ रहा है। सेकंड से पढ़ते हैं, कॉफ़ी इज प्रोपोगेटेड बाय सीड बट टी इज प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग ओनली। यहीं पे खत्म कर दिया सारा खेल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा भी था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा भी था, ठीक है। तो ये सिर्फ स्टेम कटिंग से नहीं, तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर के बारे में सोचिए, टिश्यू कल्चर के बारे में सोचिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में सोचिए, कितने एडवांस लेवल है कि क्या सिर्फ स्टेम कटिंग नहीं, ये तो नहीं हो सकता। कॉफ़ी प्लांट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरिया वेयर एज टी कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। सही बात है, टी हमारे इधर साउथ वाले रीजन में भी है, इधर सिक्किम दार्जिलिंग वाले रीजन में भी है, ठीक है। कॉफ़ी हमें मोस्टली कर्नाटक इस वाले रीजन में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर है दोस्तों 1 ओनली इज़ द करेक्ट, ठीक है, 1 ओनली इज़ द करेक्ट। तो कॉफ़ी के बारे में, टी के बारे में जो भी हमने पढ़ा है अभी, बिल्कुल आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसके बाद देखिए एक कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया करके है, ठीक है, जैसे टी बोर्ड आया था ना, वैसे एक यहाँ पे कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेशल सेफगार्ड मेजर विच इज़ फ्रीक्वेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट। देखिए दोबारा से WTO प्रेमा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये जो स्पेशल सेफगार्ड मेजर था दोस्तों, ये टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फार्मर्स, ठीक है, ये इंडिया ने जो प्रपोज किया था WTO के ट्रेड निगोशिएशन। आशियान देख लिया हमने, G20 देख लिया मल्टीपल टाइम्स, UNEP मल्टीपल टाइम्स देख रहे हो आप। हमने बस 10 से 12 साल के कवर किए क्वेश्चन, तो यहाँ पे कितने सारा रिपीटेशन आ गया। तो जब हम और पीछे का करेंगे ना, तो आप तो बोलोगे कि ये तो पूरा रिपीटेशन ही लग रहा है इधर उधर से, कि वही वही पूछ रहा है दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा WTO। तो ये जो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म की बात है, इट इज़ रिलेटेड टू WTO, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट द मैकेनिज्म यूज बाय कमर्शियल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, क्या है, कमर्शियल बैंक इंडिकेट्स द मैकेनिज्म यूज बाय कमर्शियल बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से, यहाँ पे आंसर है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब यहाँ पे देखिए जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, यहाँ पे देखिए दोस्तों बैंक जो है वो बोरो करती है फ्रॉम RBI, ठीक है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो पैसा लेती है RBI से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के नाम पे, ठीक है। फिर देखिए डेट सर्विस ऑब्लिगेशन क्या होता है, तो यहाँ पे जो कैश की ज़रूरत होती है टू पे द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑन डेट, ठीक है। तो इसके लिए देखिए डेट सर्विस ऑब्लिगेशन होता है कि जो आपने प्रिंसिपल यहाँ पे अमाउंट उठाया है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करना है, इसके लिए जो कैश लग रहा है वो है डेट सर्विस ऑब्लिगेशन। सीधी बात है कि जो आपने कर्जा लिया है उसके इंटरेस्ट देने के लिए जो भी पैसा लग रहा है। कैश क्रेडिट रेशो, तो देखिए दोस्तों ये CRR कैश क्रेडिट रेशो ये RBI मेंटेन करता है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, ये RBI मेंटेन करता है कैश क्रेडिट रेशो, ठीक है। इट इज़ अ टोटल डिपॉजिट हेल्ड एज अ रिजर्व बाय कमर्शियल बैंक मैंडेटेड बाय RBI। तो RBI बोलता है कमर्शियल बैंक को कि इतना पैसा तुम्हें जो अपने CRR में रखना पड़ेगा, इतना कैश में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिजर्व होता है जो कि RBI मैंडेट करता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। बाकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये RBI अलाउ करता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को कि टू बोरो द मनी, ठीक है,
और यहाँ पे आंसर है हमारा SLR, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कमर्शियल बैंक है वो प्रोवाइड करती है, कमर्शियल बैंक देखिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू गवर्नमेंट, कैसे, बाय इन्वेस्टिंग देयर फंड्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स, ये सब चीज़। तो ये दोस्तों यहाँ पे कि हाउ कमर्शियल बैंक हेल्प्स गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट, तो इट इज़ बाय SLR, ठीक है, इट इज़ बाय SLR। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ये सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, उसके बारे में आप थोड़ी चीज़ याद रखिए यहाँ पे। तो ये लिख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पे गैमा रेज है, फिर एक्स रेज है, फिर UV रेज है, फिर विजिबल रेज है, फिर इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव है, और फिर रेडियो है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है कभी अगर आ जाए तो ये याद कैसे रखना है, तो ये याद ऐसे रखना है दोस्तों, गाड़ी XUV, अब XUV गाड़ी हम सबको पता है, गाड़ी कौन सी, XUV, इन माई रेंज, मतलब ये मेरे रेंज में है कि मैं इतना पैसा लगा के गाड़ी XUV इन माई रेंज, ठीक है। तो जी से क्या है, गैमा, एक्सरे, UV रेज, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो, ठीक है। इसमें भी देखिए और क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखिए रेडियो वेव्स, देखिए रेडियो वेव्स के ऊपर हमने क्वेश्चन भी देखा था, और यहाँ पे क्या बोला गया था कि वेरी लॉन्ग वेवलेंथ है, जो कि गलत था, ठीक है, हमने 2012 में देखा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो रेडियो वेव्स होती है यहाँ पे लो एनर्जी होती है, इनमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, इनमें देखिए अब एनर्जी लो है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी लो रहेगी, ठीक है, बट वेवलेंथ इनकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैमा रेज, ठीक है, वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैमा रेज, वेरी लॉन्ग वेवलेंथ नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, मोर वेवलेंथ दैन गैमा रेज। और यही अगर हम गैमा रेज के बारे में देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी, अब एनर्जी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और जब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो कम है, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ कम है इसीलिए तो ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जो है फास्ट तरीके से यहाँ पे रिलीज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर की साइड जाएंगे दोस्तों, इधर की साइड, तो हमारी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होगी कम, ठीक है, और जो हमारी वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बनने के चांसेस कम है, बट अगर बन जाएगा तो ऐसा बोलेंगे कि एक्सरे के बारे में बोलेंगे कि इट हैज़ हायर एनर्जी दैन इंफ्रारेड, तो सही बात है, या फिर बोलेंगे कि एक्सरे हैज़ लोअर फ्रीक्वेंसी दैन इंफ्रारेड, जो कि गलत है। तो ये बस इतना याद रख लीजिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन घूमता है तो हमें पता होना चाहिए, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ ट्रिप्स एग्रीमेंट इंडिया हैज़ इनेक्टेड द GI टैग, गुड्स रजिस्ट्रेशन वाला एक्ट। डिफरेंस क्या है यहाँ पे ट्रेडमार्क एंड GI टैग के बीच में, ठीक है, ट्रेडमार्क एंड GI टैग के बीच में डिफरेंस पूछा है यहाँ पे, 3 स्टेटमेंट दे रखे बड़े बड़े, और हमारी टेक्निक भूलनी नहीं है। थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेडमार्क इज असाइन टू द मैन्युफैक्चर गुड वेयर एज GI इज असाइन टू एग्रीकल्चर गुड एंड हैंडीक्राफ्ट्स ओनली। क्या सिर्फ एग्रीकल्चर गुड्स को ही मिल रहा है? नहीं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को भी मिलता है, ये तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को भी मिलता है, यहाँ पे देखिए हैंडीक्राफ्ट्स को भी मिलता है, ठीक है। जो प्लेस वहाँ पे अगर किसी प्लेस का बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है, अगर वहाँ पे कोई चीज़ मिल रही है, कमोडिटी मिल रही है, तो उसको भी GI टैग मिल सकता है, ठीक है। कोल्हापुरी चप्पल, इन सब चीज़ों को भी, उनको भी यहाँ पे GI टैग है, ये तो गलत हो गया भाई, ठीक है। फिर देखिए अ ट्रेडमार्क कैन बी लाइसेंस वेयर एज GI टैग कैन नॉट बी लाइसेंस, सही बात है, अगर लाइसेंस मिल जाएगा तो ये किसी एक की प्रॉपर्टी हो जाएगी, बट GI टैग जो है ये पूरे एक लोकेलिटी का यहाँ पे जो है चीज़ होती है, ठीक है। और ये जो GI टैग होता है दोस्तों, ये रजिस्टर्ड होता है विथ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, ठीक है, और ये जो GI टैग जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो GI टैग जब हम रजिस्टर करते हैं तो 10 साल के लिए वैलिड होता है, बाद में इसे हम रिन्यू भी कर सकते हैं, याद रखेंगे 10 साल के लिए वैलिड होता है। ट्रेडमार्क जो है इंडिविजुअल और कंपनी का राइट होता है, वेयर एज GI इज़ अ कम्युनिटी राइट। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर वो कम्युनिटी राइट है तो उसे लाइसेंस नहीं करने देंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लाइसेंस हो जाएगा तो कोई एक यहाँ पे जो है ज़्यादा अपना वर्चस्व करेगा। तो देखिए 1 और 2 हमारे साथ में जाएंगे, यहाँ पे थर्ड हमारा हटेगा, चलिए थर्ड हटाइए, 1 और 2 साथ में जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। और ये जो GI टैग से रिलेटेड बात है दोस्तों, ये WTO के ट्रिप्स कन्वेंशन में इसका मेंशन हमें मिल जाता है, ठीक है। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से GI टैग और ट्रेडमार्क को यहाँ पे जो है फंसा के क्वेश्चन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है सेज एक्ट, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है, विच केम इनटू इफेक्ट इन फरवरी 2006, हैज़ सर्टन ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी,
प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्स, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वही ट्रैप सेट किया है कि प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी यहाँ पे होते हैं, तो ये तो हट गया। चलिए थर्ड हटा के देखते हैं। तो देखिए थर्ड में ही ट्रैप है यार, फर्स्ट कभी नहीं पढ़ना है, थर्ड से ही पढ़ना है। देखिए सेज एक्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर यहाँ पे देखिए आता है। अब हमने देखिए यहाँ पे एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन वाला क्वेश्चन देखा था, ठीक है, NMIZ, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन वाला, याद करिए। ठीक है, तो ये देखिए रिलेटेड टॉपिक है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा कॉमन सी बात है, इन्वेस्टमेंट कॉमन सी बात है, बट ओनली वर्ड से यहाँ पे जो है गलती कर दी है मैंने। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, सेज एक्ट से रिलेटेड जो है यहाँ पे आंसर है 1 and 2 इज करेक्ट। तो इतना ही जानना था इसमें। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। तो देखिए दोस्तों डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये 2012 में मैंने आपको बताया था कि राइज इन जनरल प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज डिफ्लेशन। तो यहाँ पे देखिए फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो सीधा आंसर क्या आ गया हमारा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, और ये है हमारा डिफ्लेशन। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दैट इज ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, फिर कह रहा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो ये हटा दीजिए। तो देखिए दोस्तों ट्रॉपिकल एरिया ओनली, ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसके क्राइटेरिया हमने 2012 में देखे थे। अब क्या क्राइटेरिया था यहाँ पे कि 1500 के एंडेमिज्म यहाँ पे होना चाहिए, एंडेमिज्म यानी कि 1500 के करीब यहाँ पे वास्कुलर प्लांट एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थ्रेट होना चाहिए हैबिटेट लॉस का, अराउंड 70% प्लांट जब लॉस हो जाते हैं, या फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें थी। ठीक है, कि अराउंड 70% जब लॉस हो जाता है तब यहाँ पे जो है ये प्रोटेक्शन इन सब चीज़ों की बात आती है। ठीक है, और अराउंड 30% देखिए यहाँ पे ओरिजिनल हैबिटेट होना चाहिए जो कि थ्रेटन है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 70% लॉस हो चुका है। ये सारे क्राइटेरिया ये हमारे शंकर IAS में भी है कि 70% ऑफ नेटिव प्लांटेशन ऑफ द रीजन इज लॉस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ये सब देखा। अब इंडिया में देखिए कहाँ कहाँ पे, देखिए हिमालयाज में है हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहाँ पे पूरा हिमालय आ जाएगा। फिर देखिए इंडो बर्मा वाले रीजन में है, जहाँ पे देखिए हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट आएगा एंड म्यांमार, थाईलैंड, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सुंदालैंड में देखिए यहाँ पे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो हमारे वो आ जाएंगे। ठीक है, और फिर बचा देखिए यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, तो ये वेस्टर्न घाट्स तो हमारे पूरे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का हमें मेंशन नहीं मिलता है। ठीक है, जो लिस्ट ये सारी चीज़ें मैंने देखी, ठीक है, उस हिसाब से इसका मेंशन नहीं मिलता है, तो आंसर यहाँ पे डी बनेगा। बट एक रेफरेंस मिला है 2010 के आंसर की, तब के हिसाब से, अब शायद इसमें चेंजेस भी होंगे उसके बाद में, उन्होंने ये सही दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, बट अभी के हिसाब से जितने एक्सप्लेनेशन मैंने सर्च करे हैं, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनकी जो साइट्स पे जाके देखा है, ठीक है, तो वहाँ पे इसका मेंशन मुझे नहीं मिला। तो अभी के हिसाब से हम यहाँ पे आंसर डी मार्क करेंगे। ठीक है, तो डी इज़ द आंसर हियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है कि वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस ऑफ मलेरिया पैरासाइट to the drug like chloroquine has prompted attempt to develop Malarian vaccine to combat malaria, but why it is difficult to develop the malaria vaccine। अब देखिए ये जो मलेरिया है एक पैरासाइट की वजह से हो रहा है, यहाँ पे ड्रग है क्लोरोक्विन, बट यहाँ पे वैक्सीन बनाने की बात हो रही है और वैक्सीन बनाना इतना ज़्यादा कारगर है नहीं, ऐसा ही बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैन इज़ ओनली एन इंटरमीडिएट होस्ट एंड नॉट अ डेफिनेट होस्ट, गलत। ठीक है, ऐसा कोई इसका रीज़न है नहीं। वैक्सीन कैन बी डेवलप ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये भी गलत। नेक्स्ट देखिए मैन डज नॉट डेवलप इम्यूनिटी टू मलेरिया ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, गलत। मलेरिया इज कॉज बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, ये यहाँ पे सही है दोस्तों। ठीक है, अब कैसे देखिए यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो है इसके बहुत सारे जो है वेरिएंट कह सकते हैं, जैसे कोविड के वेरिएंट थे, तो जो कोविड की एक वैक्सीन हमने बनाई वो किसी दूसरे वेरिएंट के ऊपर जो है कारगर साबित नहीं, वैसे ही मलेरिया जो है यहाँ पे प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ऐसे अलग अलग नाम है, 4-5 जो है इनके
स्पीशीज़ है, ठीक है, इस प्लाज्मोडियम के, इस वजह से जो है यहाँ पे वैक्सीन बनाना इफ़िशियंट नहीं है। कहीं कहीं पे आपको बी आंसर मिल जाएगा, वो सही नहीं है, ठीक है। इस पर बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है, देखा है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे आंसर है हमारा करेक्ट ए, ठीक है। सेवरल स्पीशीज़ होने की वजह से, देखिए नॉट ओनली, ओनली वैसे ही हमारे एक्सट्रीम वर्ड वाला अगर हम लॉजिक लगाए तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है ये कि करेक्ट पूछा है, इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड। देखा था हमने कि ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है इंटरफेरेंस नहीं है, वो नेशनल पार्क था हमारा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर्ड टू कंजर्व फ्यू स्पेसिफिक स्पीशीज। भाई बायोस्फीयर रिजर्व में फ्यू स्पीशीज बहुत वाइडर लेवल पे होती है यहाँ पे स्पीशीज़। कितने बड़े बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, 4-5 नेशनल पार्क आ जाते हैं उनमें, ठीक है। और ये यूनेस्को जो है डिक्लेयर करता है बायोस्फीयर रिजर्व हमारे 1971 से। बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क इज डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन। सही बात है, कौन सा लेजिस्लेशन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर ये सारी चीज़ें की जाती है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है कि जो बाउंड्री है बाय लेजिस्लेशन, ठीक है। और देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व में नॉट फ्यू स्पीशीज़ यहाँ पे बहुत सारी होती है, ठीक है। और लास्ट में देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस परमिटेड होता है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। लिमिटेड, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि जो चाहिए वो जाके कर सकते हो, नहीं, लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे, लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस अलाउड होता है, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व ये वाला भी हमने देख लिया कि यूनेस्को के अंदर होता है। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा हमारा 1 and 3 इज़ करेक्ट, ठीक है। 1 and 3 इज़ करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द पेस्टिसाइड विच इज़ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन इज स्प्रेड ऑन अ फूड क्रॉप। द फूड चेन इज फूड क्रॉप, rat, snake and hawk. The highest concentration of pesticide is accumulated in which one of the following? सिंपली हॉक यहाँ पे आंसर आएगा। क्यों? बायोमैग्निफिकेशन का कंसेप्ट है दोस्तों, बायोमैग्निफिकेशन कि जो हाईएस्ट जो फूड चेन में सबसे ऊपर होगा उसमें सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पाया जाएगा पेस्टिसाइड्स का, ठीक है। तो ये है हॉक, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए आप। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है ये कि विथ रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिस, क्रॉप रोटेशन, सैंड फेंसेस, टेरेसिंग एंड विंड ब्रेक्स, ठीक है। इनमें से सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड कौन सी प्रैक्टिस होती है पूछा। तो देखिए दोस्तों सॉइल कंजर्वेशन के लिए चारों यहाँ पे कारगर है। विंड ब्रेक्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये फील्ड है हमारा, ठीक है, इधर से बहुत तेज़ हवाएं आ रही है, तो विंड ब्रेक्स में क्या होता है, यहाँ पे कुछ पेड़ होते हैं, इनका लेयर बना दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है यहाँ पे ये इसको अगर इस तरीके से आ रहा है तो एयर ऐसे चला जाएगा और हमारे जो क्रॉप है यहाँ पे सलामत रहेंगे, और जो सॉइल है वो यहाँ पे डिटैच नहीं होगी विंड इरोजन से। टेरेसिंग में देखिए यहाँ पे अगर ये माउंटेन है तो यहाँ से अगर कोई मिट्टी अगर हमारी फ्लो हो रही है तो बहुत फास्ट जाएगी, बट टेरेसिंग में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे खाँचे बनाए दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है एक फ्लैट बेड टाइप बन जाता है, जिससे इरोजन कम होगा। सैंड फेंसेस नाम से पता चल रहा है, ठीक है। और क्रॉप रोटेशन, ये तो हमारी एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है ही, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, ऑल 4 इज़ करेक्ट, ऑल 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, NBFC नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है भाई, दे कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट लाइक सेविंग्स अकाउंट। सही बात है, इसीलिए तो इन्हें शैडो बैंक्स कहा जाता है, इसीलिए तो इन्हें शैडो बैंक्स कहा जाता है कि डायरेक्टली जो है हमारे सेविंग्स अकाउंट में पैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे कैनॉट इंगेज इन एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट। क्या कहना चाह रहा है ये कि दे एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है कि दे कैनॉट इंगेज इन एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट। ये गलत है, ठीक है। दे कैन इंगेज इन एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट लाइक शेयर बॉन्ड्स बाय गवर्नमेंट, ये सब ये लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया कैनॉट की वजह से। और सेकंड हमारा सही है, और ये हमें पता होना चाहिए कि NBFC बैंक जो है नॉर्मली डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते सेविंग्स अकाउंट में, क्योंकि वो शैडो बैंक है। वो टर्म डिपॉजिट ले सकते हैं, ठीक है, टर्म डिपॉजिट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है हमारा 2 ओनली। बाकी देखिए NBFC के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये मेंशन है अंडर RBI एक्ट, ठीक है, इनका मेंशन हमें मिलता है। NBFC देखिए रजिस्टर्ड होती है हमारे कंपनीज़ एक्ट के अंदर, ठीक है, ये कंपनीज़ एक्ट के अंदर मेंशन होती है। और जो NBFC होती है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे इनके लिए कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता। जैसे हमें पता है कि बैंक में अगर हमारा पैसा डूबता है तो हमें इंश्योरेंस कवरेज मिलता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। NBFC वाले चेक यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, ये नॉट इशू चेक, और यहाँ पे टर्म डिपॉजिट ये ले सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट वाला नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, 2 ओनली इज़ द करेक्ट, ठीक है, 2 ओनली इज़ द करेक्ट। और यहाँ पे देखिए क्या सारे NBFC यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं, ओनली दोज NBFC विच हैव स्पेसिफिक ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। पूरा ब्लैंकेट बैन यहाँ पे नहीं है।
ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, 2 ओनली इज़ द करेक्ट। बाकी देखिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ पे आंसर हमारा 2 ओनली। धन्यवाद।